हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। और मैं मोहम्मद अरशद आज आपके लिए एक न्यू यूनिट के लेक्चर स्टार्ट होंगे आज। तो नई यूनिट जो लास्ट यूनिट है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके दो पार्ट है स्टूडेंट्स, एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक और एक छोटा सा पार्ट और है, और वो है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ इस यूनिट के, जो कि आपके मॉड्यूल सेकंड की तरह से स्टडी किया जाता है आपके सिलेबस में, AKTU के सिलेबस है बीटेक फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री का, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का। उसमें ये लास्ट यूनिट बचती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक। तो इसमें आपके लिए आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक, और कौन कौन से स्पेक्ट्रास आपके सिलेबस में, उस पर डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक क्या होती है ये बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टेक्निक का हम कैसे यूज करते हैं, स्पेक्ट्रा कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें बहुत ध्यान से समझनी होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। राइट स्टूडेंट्स, आपने 11th या 12th में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में जो भी स्टडी की है, उससे रिलेटेड आपके सिलेबस में, जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के सिलेबस में, वो काफ़ी सारी चीज़ें डाली गई है। लेकिन यहाँ पर ये जो टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक, और ये यूनिट जो है ये बिल्कुल आपके लिए न्यू है, तो बहुत ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी। नो डाउट बहुत बिल्कुल एकदम से समझ में तो नहीं आने की, लेकिन आप बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है ना। और अपने नोट्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं आपको। एक एक चीज़ को, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, क्या तो फिर उसको दोबारा से हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन कोशिश यही करेंगे आप, जब आपको ये नई चीज़ जो आज पढ़ाने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक न्यू यूनिट, वो आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टूड हो, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है ना। हर एक यूनिट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब क्वेश्चन पेपर आता है तो इस यूनिट का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। क्योंकि इसमें से भी दो लॉन्ग क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं, और शॉर्ट भी इसमें बनते हैं। यहाँ पर वैसे 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक चॉइस में आप छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आने ही आने हैं, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, और किस तरह से आपको अपना प्रिपरेशन करना है, तो बहुत ध्यान से आपको इन चीज़ों पर ध्यान, एक एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है। स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक क्या है, स्पेक्ट्रा क्या है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर का जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे, डेफिनेशन बताएंगे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक का, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में क्या रोल होता है, और इस टेक्निक में क्या क्या चीजें होती हैं, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे कि आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स, विजिबल रेडिएशन को जब प्रिज्म के थ्रू पास कराया जाता था, और वो 7 कलर में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है ना। तो वो जो क्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता था, तो उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। विबग्योर की रेंज में, यानी कि विबग्योर के पैटर्न में 7 कलर्स में वाइट लाइट क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो उसे भी समझाएंगे क्लियरली। कितनी तरह का ये स्पेक्ट्रा जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो होता है, ये कितनी तरह का होता है, और ये जो टेक्निक है, ये इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसा होता है, राइट। वो उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसमें केमिकल को हम कैसे आइडेंटिफाई करवाते हैं, किस तरह से केमिकल को रखा जाता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो आज के लेक्चर में एक बेसिक नॉलेज के लिए आपका ये लेक्चर होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक। उसमें बेसिक आइडियाज़ है, बेसिक केमिस्ट्री क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को हमें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। एक्चुअली आप जब 11th या 12th में आपने जब स्टडी की होगी किसी भी स्कूल में या किसी भी,
कहीं पर भी, तो वहां पर केमिस्ट्री लैब में आप जरूर गए होंगे। केमिस्ट्री लैब में जब आप गए होंगे तो केमिस्ट्री लैब में बहुत प्रैक्टिकल आपने किए होंगे, टाइट्रेशन की होंगी वहां पर, तो केमिकल डिटेक्शन टेस्ट किए होंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन का टेस्ट अलग से है, इसी तरह से सोडियम का टेस्ट किया होगा, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट किया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर जब कोई ऑर्गेनिक केमिकल को दिया जाता है, ठीक है ना, स्पेशली हम ऑर्गेनिक केमिकल की बात करेंगे यहाँ। केमिकल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेनली दो तरह के कंसिडर किए जाते हैं, एक तो ऑर्गेनिक केमिकल होता है और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिकल होता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल को के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, तो वहां अगर लैब में आप जाते हैं तो क्या टेक्निक यूज करते हैं आप क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में, वहां पर आप ये चेक करते हैं कि पहले ये ऑर्गेनिक केमिकल है या इनऑर्गेनिक केमिकल है, उसका टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में जब ये क्लियर हो जाता है कि हाँ ये ऑर्गेनिक केमिकल है, तो उसका फंक्शनल ग्रुप टेस्ट किया जाता है, राइट। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करने के बाद में फिर फंक्शनल ग्रुप से अदर जो ग्रुप होता है, फिंगर ग्रुप होते हैं वो, तो उसका टेस्टिंग किया जाता है। फिर उसके बाद में उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कितने हैं उसमें, ये सारी चीज़ों के टेस्टिंग किए जाते हैं, अलग अलग केमिकल का यूज़ किया जाता है। और फिर जो केमिकल को हम टेस्टिंग करते हैं वो केमिकल भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना, इस चक्कर में, क्योंकि बार बार हम टेस्टिंग करते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं, फिर उन सारे डाटा को मिलाया जाता है और फिर एक लास्ट रिजल्ट निकल कर आता है कि ये जो केमिकल आपको दिया गया था ये ऑर्गेनिक केमिकल है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी ये पॉसिबल हो सकता है और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इस तरह से हो सकता है। तो ये सारे डेटा को हम जब मिलाते हैं तो जब जाके आइडेंटिफिकेशन होती है उस केमिकल की। तो ये तो थी पुरानी टेक्निक, दिस इज द ओल्ड टेक्निक। नाउ जो लेटेस्ट टेक्निक है दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक, जो आज आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर केमिकल जो आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक के थ्रू से स्टडी करना होता है। तो इसमें एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर वो केमिकल रखा जाता है, ठीक है ना, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू वो कुछ प्रिंसिपल अप्लाई होने के बाद में वो केमिकल की टेस्टिंग कौन करता है, वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू क्या होता है उसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसका स्पेक्ट्रा निकल कर आ जाता है। एक बटन प्रेस करते हैं और फिर उसका एक स्पेक्ट्रा निकल कर आ जाता है। उस स्पेक्ट्रा में कुछ लाइंस होती है, जैसे कि हार्ट बीप वगैरह को जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम तो हार्ट बीप को मेजर करने के लिए कुछ वाइब्रेशन वाली कुछ बीप्स निकल कर आती है, ठीक है ना, तो वहां पर आप इंस्ट्रूमेंट्स में या मशीनरी में आप देखते हैं इस तरह से वाइब्रेट करती हुई कुछ लाइंस आती रहती। इसी तरह से कुछ स्पेक्ट्रा निकल कर आता है, उस स्पेक्ट्रा के बेस पर ये क्लियर डिटेक्शन हो जाता है उस केमिकल के बारे में, आपको नॉलेज पूरी कंप्लीट वो नॉलेज दे, पूरा एक ग्राफ निकल कर आ जाता है जिसको स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। अब उसके थ्रू बिल्कुल क्लियरली बहुत ही विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट्स वो सारी इस टेक्निक के थ्रू क्या होता है केमिकल की आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाती है। तो वो टेक्निक जो हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते थे और ये टेक्निक जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक के थ्रू हम केमिकल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है स्टूडेंट्स। एक में तो बहुत ज़्यादा टाइम का कंजप्शन हो रहा है, एक में टाइम बिल्कुल कम है, एक में जो केमिकल हम ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, दूसरे में क्या हो बिल्कुल केमिकल जितना हम डाल रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोप में उतना ही केमिकल हम बाद में निकाल ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम एनालाइज करें तो उसमें जो बेटर टेक्निक है, डाटा भी ऑथेंटिक इसमें निकल कर आते हैं, जो भी डाटा हम लेते हैं इसमें क्या होते हैं डाटा सारे ऑथेंटिक होते हैं और इसमें केमिकल के बारे में कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो सारी डिटेल बिल्कुल इजीली निकल कर आ जाती है। तो वो टेक्निक जो है क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें मेन चीज क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रोल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। ये एक तरह की रेडिएशन है जो कि जिसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलने के लिए, फ्लो होने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए क्या होता है मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज इट हैज बोथ द वेक्टर, ये अपना मीडियम एक अपने साथ में लेकर चलती है। वैसे तो वेव्स या रेडिएशन वेव्स दो तरह की होती है, एक वेव्स तो वो होती है जो कि जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना, जिसका रोल इसमें बहुत मेन है स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द केमिकल एनालिसिस। और दूसरी रेडिएशन कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है। मैकेनिकल वेव्स में क्या होती है मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपने एक पत्थर लिया, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपके कानों में जो आवाज जा रही है एक मीडियम के थ्रू जा रही है, ठीक है ना।
जैसे कि एयर बीच में है तो एयर का काम कर रही है, एयर क्या कर रही है, एक मीडियम का काम कर रही है, मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो आपके कानों तक वो आवाज पहुंच रही है। तो इस तरह से एक वेव्स जो वो होती है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एक वो वेव्स होती है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे सनलाइट है, सनलाइट की वेव्स क्या होती है, सूरज से चलती है और वो एक लंबे टाइम के बाद में क्या होती है विद वो सीधा अर्थ पर पहुंच जाती है, यानी कि बीच में अगर वैक्यूम भी है, क्योंकि जब वो चलती है तो क्या होता है एक लंबा लंबा स्पेस को कवर करती है, उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरह से अदर वेव्स भी होती है, जैसे कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, ठीक है ना। तो ये सारी वेव्स जो होती है, ये इनको जिसको जो कि हम रेडिएशन की फॉर्म में स्टडी करते हैं, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वही रेडिएशन का यूज इसमें होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक में, राइट। आपने एक पत्थर लिया, पत्थर को आपने फेंका पानी के अंदर, तो आपने देखा होगा तरंगे निकल कर आती है, राइट। तो वो वेव्स भी क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है। यहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेन वर्क जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होता है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है उसके बारे में भी अभी आपको क्लियरली बताएंगे कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वर्क है, उसी से ही हम क्या करते हैं, किसी केमिकल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है ये है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी केमिकल पर स्ट्राइक करती है, उस पर डाली जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या काम क्या होता है वो, क्योंकि उसके साथ में एनर्जी के बंडल्स होते हैं, राइट। जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट में क्या होती है, एनर्जी के बंडल्स लेकर चलती है, जहां पर गिरती है वो अपनी रेडिएशन यानी कि अपनी एनर्जी उस टारगेट को दे देती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है टारगेट। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई सी भी आप देखिए वो उसकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी जब लेकर चलती है तो किसी केमिकल पर जाकर स्ट्राइक होती है, तो केमिकल को क्या कर देती है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। और वो केमिकल बना हुआ होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल से, या आयन से बना होगा या एटम से बना होगा, ठीक है ना, उनकी भी अपनी अपनी एनर्जी होती है। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। और कुछ रेडिएशन क्या कर देता है, अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। तो जितनी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की, उस रेडिएशन को स्टडी किया जाता है, कितनी रेडिएशन उस केमिकल ने एब्जॉर्ब करी, और उसी रेडिएशन के बेस पर यह डिसाइड होता है कि ये केमिकल कौन सा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि रेडिएशन जो अगर गिरती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो क्या कर देती है, केमिकल के अंदर कुछ चेंजेस कर देती है, वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड कर देती है। यानी कि ग्राउंड लेवल का मतलब होता है जब केमिकल की एनर्जी कम होती है, राइट। जब उस रेडिएशन उस पर अगर गिर जाती है तो क्या होता है, वो हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। और ये जो एनर्जी का जो गैप होता है, यानी कि अपर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल का जो गैप होता है, एनर्जी डिफरेंस, इस एनर्जी डिफरेंस को कहते हैं एब्जॉर्ब एनर्जी। इसी के बेस पर जो है स्पेक्ट्रा निकल कर आता है, ठीक है ना। तो यानी कि इंट्रैक्शन, केमिकल का इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो होता है, उसकी स्टडी हम करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, राइट। तो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन किसका है, बिटवीन मैटर जो कि हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, जिस केमिकल की हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है। जैसे कि पानी है, वाटर को हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्या ये वाटर है भी या नहीं है, या फिर कोई और ऑर्गेनिक केमिकल आपको दे दिया गया अल्कोहल, और आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक के थ्रू उसको स्टडी करना है। तो ये पता नहीं आपको अल्कोहल है या फिर एथेन, ये कौन सा वाला अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है या इथाइल अल्कोहल है। तो ये वो मैटर हो गया। मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मैटर पर आकर जैसे गिरती है तो देयर विल बी इंट्रैक्शन होता है बिटवीन अ मैटर एंड रेडिएट एनर्जी, राइट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है क्या है, इट इज द स्टडी, ये स्टडी किया जाता है उस इंट्रैक्शन की जो कि मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से उस मैटर के अंदर चेंजेस आते हैं, उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को अनदर वे में कैसे समझ सकते हैं हम स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद अ ट्रांजिशन दैट, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये डील किया जाता है, ये स्टडी किया जाता है कि ट्रांजिशन दैट अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो कि किसी मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होगा, उस मटेरियल को बनाता है। जैसे कि वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, H2O एक साथ में जुड़ता चला जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में क्या बना देता है, वाटर को बना देता है। तो मॉलिक्यूल से क्या होता है, मटेरियल बनता है, राइट। तो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स द ट्रांजिशन दैट अ मॉलिक्यूल अंडरगो बिटवीन इट्स एनर्जी
level upon absorption of suitable radiation determined by the quantum mechanical selection rule। कुछ क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल है, इसके बेस पर हम स्टडी करते हैं, राइट। रेडिएशन कितनी एब्जॉर्ब हुई, उस केमिकल ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, उस केमिकल पर डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। हर एक केमिकल की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। इसी तरह से क्या होता है, हर एक केमिकल अलग अलग लेवल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब जितनी उस केमिकल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ठीक है ना, वाटर अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसी तरह से अल्कोहल या इथेनॉल अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उनकी एनर्जी फिक्स है, उतनी ही अमाउंट में वो एनर्जी क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब मान लीजिए क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, वो एक साथ में एक दूसरे के हैंड को अच्छी तरह से पकड़ के रखा है, तो ये क्या हो गई, वो उस क्लास की स्ट्रेंथ हो गई, राइट, उनकी अपनी एनर्जी हो गई उस क्लास। अब उसको अगर हाथ को हटाना है, स्टूडेंट्स को एक दूसरे को हाथ को अगर हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उतनी एनर्जी उनको फोर्स लगाना पड़ेगा। जब फोर्स लगाएंगे यानी कि बाहर से हमने एनर्जी को सप्लाई करा, तो फिर क्या होगा, उन दोनों के हाथ या उन स्टूडेंट्स के हाथ एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी तरह से मॉलिक्यूल की बात होती है, हर एक केमिकल की अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी होती है। ये इंटरनल एनर्जी हर एक केमिकल की के अंदर मॉलिक्यूल की अपनी होती है, वो क्या है, फिक्स है, राइट। जब एनर्जी उस पर डालते हैं, रेडिएशन उस पर स्ट्राइक की जाती है, तो क्या होता है, उतनी ही अमाउंट में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जितनी अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, डिटेक्टर जो होता है स्पेक्ट्रो फोटोमीटर में, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और फौरन ही क्या कर लेता है, एक सिग्नल दे देता है। उस सिग्नल से पता चल जाता है कि इस मॉलिक्यूल में एटम इस तरह के हैं या बॉन्ड इस तरह का बना हुआ है, राइट। उससे हमें आइडिया लग जाता है, डिटेल मिल जाती है कि इसमें किस तरह का बॉन्ड है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। तो कुछ क्वांटम सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करते हैं। एडवांटेज क्या होता है इसका, एडवांटेज ये होता है इस टेक्निक का कि इसमें जो मेथड है, ये जो यूज होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड, इसका एक तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है और फास्ट है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही क्विक रिजल्ट इसमें निकल कर आता है, राइट। प्रोवाइड फार मोर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है इसमें, ऑथेंटिक होती है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आसानी से पता चल जाता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है किसी केमिकल का, राइट। प्रोवाइड फार मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दीज मेथड्स आर नॉन डिस्ट्रक्टिव। जितना केमिकल आप लेते हैं, ठीक है ना, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उतना ही केमिकल फिर बाद में मिल जाता है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, राइट। केमिकल का भी इसमें कंजप्शन नहीं होता, जबकि अदर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वगैरह जो होता है उसमें केमिकल बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो इफ रिक्वायर्ड द होल ऑफ द सैंपल, पूरा सैंपल फिर बाद में दोबारा से रिकवर भी हो जाता है। जैसे यानी कि वाटर को हमने लिया या अल्कोहल को लिया, ठीक है ना, उससे स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक से हमने स्टडी करने के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखने के बाद में क्या होता है, जब उसका स्पेक्ट्रोग्राफ निकल कर आ जाता है, तो फिर उतना ही केमिकल फिर बाद में वापस रिकवर हो जाता है। अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ केमिकल इज रिक्वायर्ड। इस टेक्निक में बहुत ही कम केमिकल का यूज होता है। तो एक क्यूवेट होता है, क्यूवेट के अंदर थोड़ा सा केमिकल ही यूज हो जाता है, और वो क्यूवेट के अंदर रखने के बाद में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रख दिया जाता है, और फिर बाद में वो केमिकल एज इट इज बाद में ऐसा का ऐसी निकल जाता है। तो ओवरऑल इसको अगर हम देखें, इसके कुछ ऑर्गेनिक केमिकल जो होते हैं उसकी स्टडी की जाती है, और वो ऑर्गेनिक केमिकल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिकल की स्टडी की जाती है, उसमें जो रेडिएशन, सुटेबल रेडिएशन का यूज किया जाता है कि कौन सी रेडिएशन हम यूज करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बहुत तरह की है, कॉस्मिक भी है, गामा रेस भी है, एक्स रेस भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, राइट, विजिबल है। विजिबल के बाद में आपका आईआर भी आ जाता है इसमें, इंफ्रारेड रेडिएशन, फिर माइक्रोवेव है, फिर रेडियो वेव से। तो क्या ये सारी रेडिएशन केमिकल के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी होती है? तो नहीं, सारी जरूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कॉस्मिक की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, गामा रेस की बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अगर ये किसी केमिकल पर स्ट्राइक करें, हम डालेंगे, तो क्या होगा, वो केमिकल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी, जला देगी। इवन ये तो मेटल की शीट को भी क्या कर देती है, काट देती है, जला देती है। तो वो रेडिएशन जो जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो तो सूटेबल इसके लिए होती नहीं, इस टेक्निक के लिए। तो वो रेडिएशन जो जिसकी एनर्जी कम होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करेंगे तो स्पेक्ट्रोग्राफ जो निकल कर आता है,
उसे कहते हैं यूवी स्पेक्ट्रा, राइट। ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रा का यूज कर सकते हैं, यानी कि विजिबल रेडिएशन का भी यूज कर सकते हैं, तो यूवी विजिबल रेडिएशन का यूज कर सकते हैं, आईआर रेडिएशन का यूज करते हैं, विच आर सुटेबल, दीज आर रेडिएशन। एनएमआर का स्पेक्ट्रा निकल कर आता है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करने के बाद में होता है। सबका बेसिक प्रिंसिपल तो अलग अलग है स्टूडेंट्स, राइट। वो भी आपको वन बाय वन बताएंगे। मास स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक होती है। तो इस तरह से ये कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक है जो कि ऑर्गेनिक केमिकल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। यूवी स्पेक्ट्रा हो गया, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रा हो गया, विजिबल स्पेक्ट्रा हो गया, आईआर स्पेक्ट्रा, एनएमआर स्पेक्ट्रा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक, ठीक है ना। तो ये सारी स्पेक्ट्रा इसमें निकल कर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि अलग अलग रेडिएशन का यूज करने के बाद में डिटेक्शन होता है केमिकल का, राइट। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम केमिकल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस केमिकल पर स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो केमिकल एब्जॉर्ब कर लेता है। कितनी अमाउंट में उस केमिकल ने एब्जॉर्ब करी और बाकी को बाहर निकाल देता है, यानी कि एमिट कर देता है। क्लियरली, तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि देखिए कोई केमिकल हमने लिया और वो किसी क्यूवेट में रखा, तो वो केमिकल जिसको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक में, और उस केमिकल पर हमने क्या करते हैं इस टेक्निक में कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन यानी कि सुटेबल रेडिएशन को इस पर स्ट्राइक किया जाता है, और उसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी मान लीजिए आई नोड है, राइट। और वो केमिकल से पास होती हुई वो बाहर निकल जाती है, यानी कि वो रेडिएशन क्या हो जाती है, इमर्जेंट हो जाती है, यानी कि ट्रांसमिट हो जाती है। कुछ रेडिएशन इस केमिकल ने एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि आई नॉट जो इंटेंसिटी हमने डाली है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी जो इनिशियल जो इस पर स्ट्राइक की थी, यानी कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, राइट, वो आईआर भी हो सकती है, वो अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, विजिबल रेडिएशन भी हो सकती है, राइट। तो वो जब हम इसमें डालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या कर देता है उस केमिकल में, यानी कि वो केमिकल है मोस्टली क्या, कौन सा केमिकल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम, ऑर्गेनिक केमिकल की, राइट। तो ये क्या होता है, कुछ इसका पार्ट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो केमिकल क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में कुछ रेडिएशन वो बाहर निकाल देता है, यानी कि पहली वाली रेडिएशन ज्यादा होती है और जो बाहर निकली वो क्या हो जाती है, कम होती है। तो इसका जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, E1 रेडिएशन की एनर्जी है स्ट्राइक की जो इंसिडेंट रेडिएशन है, और जो बाहर निकली उसकी एनर्जी क्या है, E2 है। तो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 माइनस E2, तो ये डेल्टा E जो होता है एब्जॉर्ब रेडिएशन कहते हैं, एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ रेडिएशन which is absorbed by chemical, क्योंकि केमिकल ने एब्जॉर्ब करी। इसी एब्जॉर्ब रेडिएशन, इसी एनर्जी के बेस पर हम केमिकल की स्टडी करते हैं, एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि ये केमिकल कौन सा होगा। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक का, राइट। हर एक केमिकल की अपनी एनर्जी होती है, जैसे कि वाटर है, वाटर भी, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, ठीक है ना, इसकी अपनी देखिए इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स होती है, इसी तरह से दूसरा भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। कुछ मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, जो कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसकी अपनी एनर्जी होती है। ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं, ये आयनिक भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि आयनिक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, राइट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो इसकी अपनी एनर्जी है, इसकी अपनी एनर्जी है। तो ये पूरे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, इससे मिलकर बनने वाला वाटर होगा, इसकी अपनी एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो जब रेडिएशन इस पर स्ट्राइक करते हैं
ठीक है ना। रेडिएशन जब जैसे ही इस पर स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कितनी अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो ये निकल कर आ जाती है, और इसी के बेस पर हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितनी तरह का होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है स्टूडेंट्स, उस रेडिएशन को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक तो वेवलेंथ के बेस पर, वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा कहते हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी के बेस पर यानी कि न्यू, या फिर इसको हम एफ से भी डिनोट्स करते हैं। तो वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के बेस पर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम सीरीज में रख देते हैं, 1 by 1 रखते हैं, ठीक है ना। तो एक स्पेक्ट्रम निकल कर आता है, स्पेक्ट्रा निकल कर आता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। न्यू क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये जो एनर्जी है ये भी क्या होती है, इसके इक्वल होती है और जो इसकी स्पीड होती है न्यू इंटू लैम्डा होती है, राइट। तो जो एनर्जी होती है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट। यहां से आपने देखा, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। इसी तरह से अगर वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम उसकी एनर्जी होगी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो ये दो, अब इसको फ्रीक्वेंसी के बेस पर अगर हम ऊपर से नीचे तक बढ़ते क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दें या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दें, तो सारी रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रा निकल कर आ जाता है विद ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहां पर क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर दोनों ही होते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर बोथ काम करते हैं, ठीक है ना। और इसको मूव करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिक्वायर्ड नो मीडियम, इसको चलने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। और इसकी स्पीड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो भी क्या होती है, फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर, 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक सीरीज में रख दे हम, ठीक है ना, एक पैटर्न में रख देते हैं, तो ये स्पेक्ट्रम निकल कर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हेन ऑल, अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रोल जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक में मेन है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसी का यूज करके हम एलिमेंट डिटेक्शन यानी कि किसी केमिकल को डिटेक्शन करते हैं। तो व्हेन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज और रेडिएशन राइट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख देते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया न्यू और एफ एज। अब इसमें हमने ये सबसे पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है कॉस्मिक रेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्मिक रेज की जो एनर्जी सबसे हाई होती है, वेवलेंथ इसका बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। वेवलेंथ क्या होता है इसका, बहुत ही कम होता है। कॉस्मिक रेज का वेवलेंथ क्या होता है, लगभग 0 होता है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है। जबकि जैसे हम नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होता जाती है, वेवलेंथ बढ़ता चला जाता है, यानी कि दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है, राइट। तो कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी है, 0, लगभग 0 डिग्री एंगस्ट्रॉम के
इक्विवेलेंट होती है स्टूडेंट्स, और ये 0 से लेकर 0.001 डिग्री एंगस्ट्रॉम की होती है। अब ध्यान रहे कि वेवलेंथ इतना कम है इसका कॉस्मिक रेस का, तो एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगी, जैसे मैंने रिलेशन बताया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी कि अगर वेवलेंथ कम होगी, ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य जिसको कहते हैं, अगर ये कम होगी तो एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। कॉस्मिक रेस की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, अगर ये किसी पर अगर गिरती भी है तो क्या होती है, उसको पूरी तरह से मेल्ट कर देगी, राइट, अपने अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा लेकर चलती है। इसी तरह से गामा रेज के बारे में सुना होगा आपने, गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो 0.001 डिग्री एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, और ये 0.1 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी कि एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट। वेवलेंथ तो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और एनर्जी क्या होती जा रही है, वेवलेंथ क्या होता जा रहा है, बिल्कुल ना के बराबर है इसका। यहां देखने आपने देखा होगा एनर्जी सबसे ज्यादा है, एनर्जी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर हम इसको ऑर्डर देखें इस तरह से, तो यहां से नीचे क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा क्या हो रहा है इसमें, ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट, वेवलेंथ तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, या फिर इसको कह सकते हैं कि एनर्जी इज डिक्रीजिंग, एनर्जी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है एनर्जी, या फिर इसको कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी भी क्या है, डिक्रीज होती जाएगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ठीक है ना, C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा होता है। तो यहां से अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते, गामा रेस की वेवलेंथ बहुत ही कॉस्मिक रेस से ज्यादा होता है, राइट, अदर वेवलेंथ से क्या होता है, कम होता है। तो ये गामा रेस की एनर्जी जो होती है कॉस्मिक से तो क्या होती है, कम होती है, लेकिन अदर वेवलेंथ, अदर जो रेडिएशन है जैसे गामा एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट है, इनसे अगर हम कंपेयर करें गामा रेस को, तो इनसे तो बहुत ज्यादा होती है इसकी एनर्जी, राइट। तो अगर फिर इसके बाद में देखते हैं, अच्छा, इनकी रेडिएशन इतनी हाई होती है कि ये किसी ऑर्गेनिक केमिकल पर अगर जाकर गिरती है तो उसको पूरी तरह से स्पॉइल कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी कि ये तो क्या होती है, मेटल की शीट को भी क्या कर देती है, काट देती है, तो इसमें तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो गामा कॉस्मिक गामा एंड एक्सरेज, इसका यूज हम ऑर्गेनिक केमिकल की डिटेक्शन के लिए नहीं करते स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद में स्टार्ट होती है एक्सरेज, जो है एक्सरेज की जो इसकी वेवलेंथ है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0.1 डिग्री एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, और ये 150 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक जाता है। और फिर इसके बाद में आता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वो रेडिएशन है जिसकी एनर्जी इतनी होती है, सुटेबल एनर्जी होती है, या फिर इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होती है कि किसी ऑर्गेनिक केमिकल को पूरी तरह से स्पॉइल नहीं करती, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करती, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस लेकर आ जाती है, ठीक है ना, उसे ग्राउंड एनर्जी लेवल से क्या कर देती है, एक्साइटेड कर देती है। अगर किसी ऑर्गेनिक केमिकल पर जाकर गिरती है तो उसमें कुछ चेंजेस लेकर आ जाती है, उसी चेंजेस की स्टडी करते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक में। तो यहां से स्टार्ट होती है वो रेडिएशन जो कि हम किसी ऑर्गेनिक केमिकल की डिटेक्शन के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक में यूज करने वाले। तो पहला जो आता है वो क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का यूज करेंगे, अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी स्पेक्ट्रा निकालने के लिए किसी ऑर्गेनिक केमिकल का, राइट। इसके बाद में आता है विजिबल रेडिएशन, दोनों में बहुत ही लिटिल फर्क होता है। तो इन दोनों रेडिएशन का यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिकल की स्टडी करने के लिए। तो अगर विजिबल रेडिएशन का यूज करेंगे तो वो विजिबल स्पेक्ट्रा निकल कर आता है। तो विजिबल रेडिएशन कहां से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट होती है 3800 डिग्री एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक। फिर आता है इंफ्रारेड रेडिएशन जिसकी एनर्जी और कम होती है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है ना, वेवलेंथ इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी कॉस्मिक की, सबसे कम किसकी होगी, रेडियो की होगी, जबकि एनर्जी भी क्या होगी, रेडियो वेव की सबसे कम होती है। अब इसके बाद में आता है इंफ्रारेड IR रेडिएशन, इसका यूज भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल के डिटेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिकल के डिटेक्शन के लिए ये करते हैं। तो इसकी इंफ्रारेड का जो रेंज है वेवलेंथ का वो 7600 डिग्री एंगस्ट्रॉम से लेकर
0.0000 यानी कि 6 इंटू 10⁶ डिग्री एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। फिर माइक्रोवेव आता है इसके बाद में, और फिर लास्ट में आ जाता है रेडियो वेव। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही कम होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, लैम्डा बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत ही कम होती है। अगर ऊपर वाले की देखें तो उनकी एनर्जी ज्यादा है, नीचे वाले की एनर्जी कम होती है। तो विद ऑर्डर हमने इसको लिख दिया, इसको ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सारी रेडिएशन जो लिखी है इन सब को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि सीरीज में लिखी है, क्रम में लिखी है, ऑर्डर में लिखी गई है। तो रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है, और इसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं कितना ज्यादा है, 3 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 3 इंटू 10⁹ डिग्री एंगस्ट्रॉम, 3 इंटू 10⁹ डिग्री एंगस्ट्रॉम से अब 3 के बाद में कितने जीरो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि लगभग 12 यानी कि 13 डिग्री एंगस्ट्रॉम के बीच में होती। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, एनर्जी बहुत कम होती। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो सारी रेडिएशन इंक्लूड होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इंक्लूड की जाती, और उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी के फॉर्म में लिख दें, या फिर वेवलेंथ की फॉर्म में लिख दें, या फिर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख दें। तो ये एक पैटर्न निकल कर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और इसे ही कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। अब इसका यूज जो होता है, देखिए कौन कौन सी रेडिएशन का यूज हम करते हैं, किसके लिए करते हैं। तो यहां पर दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल की कंपोजिशन को निकालने के लिए, कौन से केमिकल की कंपोजिशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जैसे कि इथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म्स है, ठीक है ना, और आपका एसीटोन है, राइट, बेंजीन है। तो इन सब की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज करते हैं, और वो टेक्निक कौन सी होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक, राइट। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज किया जाता है, इट ब्रिंग्स द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, इसकी एनर्जी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू विजिबल रेडिएशन, इन कंपैरिजन टू आईआर यानी कि इंफ्रारेड से इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये कुछ ऐसे चेंज करती है, किसी केमिकल पर जैसे ही जाकर गिरती है, उस केमिकल के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो कि बॉन्ड के अंदर बंधे हुए होते हैं, वो उसको क्या कर देती है, एक्साइटेड करती है इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल से कहां पहुंचा देती है, अपर एनर्जी लेवल पर पहुंचा देती है। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज किया जाता है, क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा निकल कर आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा निकल कर आता है, ठीक है ना। इसी तरह से विजिबल रेडिएशन का यूज हम करते हैं, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए ही किया जाता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट और विजिबल दोनों का वर्क एक ही है। इसी तरह से यूवी विजिबल यानी कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रा कब निकल कर आता है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए यूज होता है। और इसमें जो स्पेक्ट्रा निकल कर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा कहते हैं, और ये बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पर, राइट। आईआर का यूज कम कहां करते हैं, इंफ्रारेड का, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखिए आईआर का जो स्टैंड करता है, आईआर ये अल्ट्रावायलेट विजिबल से नीचे स्टैंड करता है, यानी कि इसकी रेडिएशन की एनर्जी जो होती है वो कम होती है। तो ये किसी केमिकल में क्या असर करता है, अगर ये किसी केमिकल पर स्ट्राइक करते तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड नहीं करेगा, बल्कि उस जो केमिकल इसके लिया गया है अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। पहले वाइब्रेट करेगा, फिर उसको रोटेट करेगा, फिर ट्रांसलेट कर देता है। तो आईआर का यूज किया जाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। तो आईआर यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा नहीं होता इसका। इंफ्रारेड रेडिएशन हैव लोअर इन फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी होती है और इसकी एनर्जी भी कम होती है इन कंपैरिजन टू यूवी। तो इट ब्रिंग्स अबाउट द वाइब्रेशनल, ये वाइब्रेशनल चेंज कर देती है, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल रोटेशनल चेंज करती है मॉलिक्यूल के अंदर। सो ऑर्गेनिक केमिकल के अंदर ये चीजें होती है। दस शो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा करता है आईआर, ठीक है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन। सो एंड ऑल्सो इट ब्रिंग्स अबाउट द वाइब्रेशनल मोड ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये क्या करता है, वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट करता है किसी
ऑर्गेनिक केमिकल के अंदर, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक केमिकल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, राइट। उसके बॉन्ड को बढ़ाना घटाना शुरू कर देगा, जो केमिकल जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि वाटर है, जैसे कि एथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन यानी कि बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन कर देगा। अगर आईआर डालेंगे तो वो वाइब्रेशन कर देगा, अगर अल्ट्रावायलेट डालेंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हर एक जो रेडिएशन का यूज जो है अलग अलग तरीके से होता है। इसी तरह से जो रेडियो वेव्स होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। यहां देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में रेडियो वेव्स का जो रोल है वो सबसे नीचे है, माइक्रोवेव से भी नीचे है। तो रेडियो वेव्स का जो यूज हो रहा है, रेडियो वेव्स का यूज हो रहा है किसके लिए, रेडियो वेव्स में इतनी एनर्जी नहीं होती जो किसी मॉलिक्यूल पर, किसी केमिकल पर अगर हम डालें, स्ट्राइक करें, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर दे, ठीक है ना। ये काम रेडियो वेव्स नहीं कर पाता। वाइब्रेशन कर दे तो ये काम जो है थोड़ी लिटिल कंडीशन में करता है, लेकिन एक काम करता है ये, इसकी एनर्जी इतनी होती है कि किसी मॉलिक्यूल पर, किसी केमिकल पर जब जाकर गिरता है तो उस मॉलिक्यूल या उस केमिकल के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके अंदर जो एटम होते हैं, उसमें न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको इफेक्ट करता है, यानी कि न्यूक्लियस पर टारगेट करता है कौन, रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसलिए इससे जो स्पेक्ट्रा निकल कर आता है वो उसको कहते हैं हम एनएमआर स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। तो रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं हम एनएमआर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा को निकालने के लिए। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी इज वेरी लो इन एनर्जी, so it brings about the change of nucleus excitation, न्यूक्लियस को एक्साइट कर देती है, उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को टारगेट करता है, राइट। और वो क्या करते हैं, एनर्जी को ले लेते हैं, रेडियो वेव्स को ले लेते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, फ्रॉम लोअर एनर्जी से लेकर हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। वो एक्साइटेड होकर क्या होती है, उसकी एनर्जी लेवल जो होती है लोअर होती है, और फिर वो एक्साइटेड होकर उसकी कंडीशन कहां होती है, वो जंप कर जाता है, यानी कि वो एनर्जी को लेकर हायर एनर्जी लेवल पर चले जाती है। जैसे कि पानी है, वाटर है, वाटर को अगर आप रेडिएट करें, यानी कि उसको हीट करें, उसको रेडिएशन हम देते हैं, ठीक है ना। उसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होता है, वाटर क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब वो क्या होता है, पहले वो ग्राउंड लेवल पर था, उसकी स्टेट ऑफ द मोशन क्या थी, ग्राउंड लेवल पर था वो, यानी कि उसमें रूम टेम्परेचर पर था वो। अब जब उसको हीट कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो अपर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं, यानी कि वो गर्म हो जाता है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती। तो जब वो एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, अपर एनर्जी लेवल पर चले जाता है, ठीक है ना, हायर एनर्जी लेवल पर चले जाता है। इसी तरह से ये जो रेडिएशन जब हम किसी केमिकल पर डालते हैं तो अलग अलग तरह की रेडिएशन जो होती है, जैसे कि यूवी रेडिएशन जो होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देती है, इलेक्ट्रॉन को निचले एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचा देती है। इसी तरह से आईआर जो होती है, आईआर का काम क्या होता है, तो मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर देता है, उसके वाइब्रेशनल स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो लोअर वाइब्रेशनल स्टेट से अपर वाइब्रेशनल लेवल पर पहुंचा देता है। और फिर क्या होता है, जब वाटर को हम गर्म करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, हर एक केमिकल की अपनी स्टेट ऑफ मोशन होती है, स्टेट ऑफ कंडीशन होती है, वो फिर उसी एनर्जी लेवल पर आ जाता है, यानी कि उसमें से एनर्जी क्या होती है, फिर बाहर निकलती है, ठीक है ना। पानी क्या होता है, फिर ठंडा होता है और फिर उसी लेवल पर आ जाता है। ऐसा होता ही नहीं होता। इसी तरह से मॉलिक्यूल भी है, जब वो ग्राउंड लेवल पर आते हैं, चाहे वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल उसका चेंज हुआ हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल उसका चेंज हुआ हो, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक लेवल अगर उसका चेंज हुआ होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर अपर एनर्जी लेवल पर जाते हैं और फिर वो लोअर एनर्जी लेवल पर जंप कर जाते हैं। तो इस तरह से जो एनर्जी फिर बाहर वो निकालते हैं, उस एनर्जी को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा, उससे निकल कर आता है एमिशन स्पेक्ट्रा। यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा, दो तरह के स्पेक्ट्रा निकल कर आते हैं, और वो किससे होते हैं, वो इस रेडिएशन को स्ट्राइक करने से के बाद में निकलते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक में जो आपके सिलेबस में जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक है, जो स्पेक्ट्रा आप स्टडी करेंगे किसी ऑर्गेनिक केमिकल का, वो पहला है आईआर स्पेक्ट्रा, यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है। दूसरा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, इट ब्रिंग्स द इलेक्ट्रॉनिक चेंज। आईआर क्या करता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को चेंज कर देता है। विजिबल स्पेक्ट्रा जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देता है। विजिबल रेडिएशन, यूवी विजिबल रेडिएशन भी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा कहते हैं।
और एनएमआर स्पेक्ट्रा आपके सिलेबस में है, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा भी कह देते हैं इसको और हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रा भी कह देते हैं इसको। तो एच एनएमआर स्पेक्ट्रा, एन एनएमआर स्पेक्ट्रा भी कह देते हैं और पी एनएमआर स्पेक्ट्रा भी कह देते हैं, यानी कि इसमें इसका यूज करते हैं हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए, एनएमआर स्पेक्ट्रा का जब निकल कर आता है किसी ऑर्गेनिक केमिकल का, राइट। अब ये सारा इंसिडेंट जो होता है किसी केमिकल को स्टडी करने के लिए ये होता है किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है स्टूडेंट? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एपरेटस कह सकते हैं हम या वो मशीन कह सकते हैं जिसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज किया जाता है और उसके अंदर केमिकल को रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो अंडर ऑब्जर्वेशन केमिकल को रखा जाता है और वो सारा इंसिडेंट जो होता है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर होता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट, या स्पेक्ट्रो फोटोमीटर कह देते हैं इसको, या फिर स्पेक्ट्रोमीटर कह देते हैं इसको। तो वो स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अमाउंट को मेजर करने का काम करता है कि वो कितनी एब्जॉर्ब करी किसी केमिकल ने, किसी ऑर्गेनिक केमिकल ने, या फिर कितनी एमिट की या बाहर निकाली, ठीक है ना। द इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीजें होती है? एक तो होता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स वो होता है स्टूडेंट्स जो कि कितनी अमाउंट में लाइट, कौन सी रेडिएशन हम किसी केमिकल पर डाल रहे हैं, तो इसे कहते हैं लाइट सोर्स। इसमें सबसे पहला होता है लाइट सोर्स, ठीक है ना। इस लाइट सोर्स से क्या होती है? एनर्जी बाहर निकलती है, रेडिएशन बाहर निकलती है। ये रेडिएशन को एक प्रिज्म से पास कराया जाता है। प्रिज्म का काम क्या होता है? प्रिज्म सेलेक्ट करता है कि कौन सी रेडिएशन जो है इसमें से बाहर निकालनी है। यूवी रेडिएशन चाहिए आपको, अल्ट्रा वायलेट चाहिए, कौन सी रेडिएशन चाहिए, तो ये प्रिज्म सेलेक्ट करता है। जैसे कि व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को प्रिज्म डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है, 7 कलर में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, प्रिज्म। तो ये प्रिज्म सेलेक्ट करता है कि कौन सी रेडिएशन को हमें उस केमिकल पर स्ट्राइक करना है, राइट। इसके बाद में होता है सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल। वो ऑर्गेनिक केमिकल जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। तो एक क्यूवेट होता है, क्यूवेट वो टेस्ट ट्यूब लाइक मटेरियल होती है, एक एपरेटस होता है जिसके अंदर केमिकल को रखा जाता है, केमिकल इसके अंदर भर दिया जाता है। तो सैंपल केमिकल कहते हैं इसको। इस केमिकल के अंदर से क्या होता है? वो रेडिएशन को पास कराया जाता है। वो रेडिएशन क्या होता है? इस केमिकल के अंदर से पास होती है और बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये केमिकल जो होता है उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, कितनी एनर्जी इस पर आकर गिरी और कितनी एनर्जी पर बाहर निकली, यानी कि ट्रांसमिट हुई। जो एनर्जी, जो रेडिएशन आकर गिरती है उसकी एनर्जी E1 कंसिडर कर सकते हैं, जो बाहर निकली वो E2 हो जाती है। तो E1 इज ग्रेटर देन E2। इसी तरह से सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल, सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल हो गया, ये डिटेक्टर होता है और एनालाइजर होता है। इसके बाद में इसमें डिटेक्टर लगे होते हैं जो कि डिटेक्ट करने का काम करता है, और एनालाइजर जो होता है, डिटेक्टर का काम क्या होता है? इस रेडिएशन को डिटेक्ट करता है जो कि इसके अंदर से पास होती है। एनालाइजर का काम क्या होता है? इस रेडिएशन को एनालाइज करता है, ठीक है। एनालाइजर का काम होता है इस रेडिएशन को एनालाइज करना। तो डिटेक्टर का काम होता है विच डिटेक्ट द मिसिंग रेडिएशन, ठीक है ना। मिसिंग रेडिएशन का मतलब क्या है कि कितनी रेडिएशन उसने, उस केमिकल ने एब्जॉर्ब करी जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन हमने रखा था केमिकल, राइट। मान लीजिए अल्कोहल आपने रखा, इसमें रेडिएशन इस पर स्ट्राइक की, मान लिया IR या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमने चूज की, इस केमिकल पर स्ट्राइक किया, राइट। अब कुछ वो रेडिएशन क्या हो, वो केमिकल यानी कि अल्कोहल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जब एब्जॉर्ब कर लिया तो वो रेडिएशन क्या हो जाएगी? उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक में वो रेडिएशन क्या हो जाती है? मिस हो जाती है, यानी कि इस केमिकल ने क्या कर लिया? वो एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब बाहर रेडिएशन निकलती है तो वो रेडिएशन क्या हो जाती है? जो कि इसने एब्जॉर्ब की उतनी अमाउंट क्या हो जाती है? वो मिस हो जाती है। यानी कि जो एमिटेड रेडिएशन है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे कि आपने ग्लास से भरे हुए पानी, ग्लास भर के पानी लिया आपने और उस पर टॉर्च की लाइट आपने डाली, तो टॉर्च की लाइट जैसे डालते हैं ग्लास में और जब पार होकर निकलती है तो क्या होता है? वो हल्की हो जाती है। आपने देखा होगा
इसी तरह से जब सनलाइट किसी ग्लास से या शीशे से जो बाहर से अंदर की तरफ आती है घरों के अंदर, तो क्या होती है, वो फिल्टर होकर आ जाती है, यानी कि ग्लास के मटेरियल ने वो रेडिएशन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसी तरह से केमिकल भी एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। डिटेक्टर और एनालाइजर का काम क्या होता है, डिटेक्ट करना जो कि मिसिंग हुई रेडिएशन को, ठीक है ना। रिकॉर्डर का काम क्या होता है, रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है और फिर एक स्पेक्ट्रा निकाल कर दे देता है, और वो स्पेक्ट्रा के थ्रू हम ये चेक कर लेते हैं कि वो केमिकल कौन सा है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन हमने यहां पे रखा था। तो ये जब इस तरह से आप जब इसका जब स्पेक्ट्रा निकल कर आता है स्टूडेंट, तो इस तरह से पीक्स के थ्रू वो स्पेक्ट्रा निकल कर आ जाता है। तो यहां पर ये सारी चीजें होती है किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है, सारा डेटा रिकॉर्ड होता है इसके अंदर, राइट। और जो डिस्प्ले होता है उस पर स्पेक्ट्रा निकलकर आ जाता है, वो चाहे एनएमआर स्पेक्ट्रा हो, वो चाहे यूवी स्पेक्ट्रा हो, वो चाहे आईआर स्पेक्ट्रा हो। तो यहां पर एक तो होता है सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, कौन सा सोर्स आप डाल रहे हैं रेडिएशन का। एक होता है प्रिज्म, प्रिज्म का काम होता है सिलेक्शन करना। प्रिज्म का काम क्या होता है, ये सेलेक्ट करता है कि कौन सी रेडिएशन आगे डाली जाए। एक होता है सैंपल, ऑर्गेनिक केमिकल को रखने का ये जो क्यूवेट होता है, क्यूवेट के अंदर वो सैंपल रखा जाता है, ठीक है। एक होता है एनालाइजर, डिटेक्टर, डिटेक्टर एंड एनालाइजर, जो कि डिटेक्ट और एनालाइज करता है। एक रिकॉर्डर होता है जो कि सारा डेटा रिकॉर्ड कर लेता है, और एक होता है डिस्प्ले जिस पर स्पेक्ट्रा निकलकर आ जाता है। तो ये सारी चीज होती है किसी स्पेक्ट्रोमीटर में, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर ये सारी चीजें होती है स्टूडेंट्स, राइट। अब स्पेक्ट्रा कितनी तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक तो एब्जॉर्प्शन, एक एमिशन, और एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा भी होता है। इसको हम रेयरली स्टडी करते हैं, वैसे दो ही तरह के होते हैं स्पेक्ट्रा, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं और एमिशन स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए एक चीज आपको समझनी होगी। देखिए, किसी जब केमिकल को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, किसी केमिकल को जब हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर स्ट्राइक करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे ही इस पर आकर गिरती है वो केमिकल से पास होती है और वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, आई टी इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन। कुछ एनर्जी जो होती है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये ट्रांसमिट रेडिएशन है, ट्रांसमिटेंस कहते हैं इसे, ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, और ये क्या है, एब्जॉर्ब रेडिएशन। और ये कौन सी रेडिएशन है स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट रेडिएशन है। ये कौन सी होगी, इंसिडेंट रेडिएशन। तो जब इस पर डालते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंज ये होते हैं कि जब मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, ग्राउंड एनर्जी लेवल पर होता है। उसकी एनर्जी लेवल क्या मान ली हमने, ई मान ली, ठीक है ना। जैसे ही रेडिएशन इस पर आकर गिरती है स्टूडेंट, जैसे ही रेडिएशन इस पर आकर गिरी तो ये क्या होता है, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, वो एक्साइटेड कंडीशन में चला जाता है, यानी कि E2। ये क्या है, ग्राउंड एनर्जी लेवल, और ये क्या है, एक्साइटेड कंडीशन में चला जाता है वो केमिकल। उसके मॉलिक्यूल क्या होती है, एक्साइटेड हो जाती है, यानी कि वो ग्राउंड लेवल से कहां पर पहुंच जाता है, एक्साइटेड कंडीशन में चला जाता है, राइट। और कुछ रेडिएशन क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, राइट। तो वो ग्राउंड एनर्जी लेवल पर था, अब वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि उसकी एनर्जी लेवल क्या हो गई, इसकी ज्यादा हो गई, रेडिएशन बाहर हो गई। तो ये जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, राइट, और एक रेडिएशन वो जो कि एब्जॉर्ब हो गई। तो एब्जॉर्ब रेडिएशन के बेस पर कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा, उसकी स्टडी अगर करते हैं तो स्पेक्ट्रा निकल कर आता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा,
राइट। ये जो रेडिएशन है ये क्या काम करती है, अगर IR होगा तो मैंने बता दिया था आपको, IR है तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कर देगा। अगर वो अल्ट्रावायलेट है तो वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कर देगा। इसी तरह से अगर वो रेडियो वेव से तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को एक्साइटेड कर देगा, ठीक है ना। तो हर एक को जो है ग्राउंड एनर्जी लेवल से कहां पहुंच जाते हैं, वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं। फिर ये क्या होता है कि कुछ देर बाद में फिर ये क्या होता है, फिर उसी एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं, यानी कि वो उसी एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। जब उसी एनर्जी लेवल में जंप करते हैं, ग्राउंड लेवल से जब एक्साइटेड एनर्जी लेवल से जब ग्राउंड लेवल पर आते हैं, जैसे कि पानी को गर्म करा फिर ठंडा जब हो जाता है, तो क्या होता है, अपने अंदर से ये रेडिएशन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। रेडिएशन क्या होती है, बाहर निकलती है। ये जो रेडिएशन बाहर निकलती है इसको कहते हैं एमिटेड रेडिएशन, एमिटेड रेडिएशन। और इससे निकलकर आता है एमिशन स्पेक्ट्रा। अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा निकलकर आता है। और अगर इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना, इसकी स्टडी करते हैं तो ये निकलकर आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा, तो इससे निकलकर आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब वो ग्राउंड लेवल पर आता है और एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकालता है तो फिर एमिशन स्पेक्ट्रा निकल कर आता है। तो स्पेक्ट्रा दो तरह का हो गया, एक तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, राइट, स्पेक्ट्रा दो तरह का हो गया, स्पेक्ट्रा दो तरह का हो गया। एक तो फर्स्ट वन तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और सेकंड वन हो गया क्या, एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, राइट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीज आपको। अब इसको हम आपको डिफाइन कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ट्रांसमिटेड लाइट, जैसा कि अभी यहां पर डायग्राम में आपको बताया मैंने, ट्रांसमिटेड लाइट, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है ये इससे क्लियर हो जाता है कि कितनी एनर्जी इस केमिकल ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब करी, क्योंकि इसमें से वो रेडिएशन मिसिंग हो जाती है जो कि एब्जॉर्ब करी, ठीक है ना। ग्राउंड लेवल पर था, वो एक्साइटेड होकर यहां पहुंच गया एटम। तो ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन की जब स्टडी की जाती है तो ये पता चल जाता है कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, राइट। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट से पता चलता है, जिसको एनालाइज किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रिलेटिव टू द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट के रिलेशन में इसको स्टडी किया जाता है, रेडिएशन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी, राइट। व्हेन व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट को स्ट्राइक किया जाता है, हैविंग ऑल द वेवलेंथ, जिसमें सारी वेवलेंथ होती है, विब्ग्योर कंडीशन में होती है, इस पास थ्रू एन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, किसी केमिकल पर डाली जाती है, एंड देन ऑब्जर्व थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, और स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है, इज फाउंड दैट द सर्टेन वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ क्या हो जाती है, कलर्स वो गायब हो जाती है, मिसिंग हो जाती है, या डार्क लाइन आ जाती है उसकी जगह से, या बैंड्स आ जाती है, अपीयर्स देयर प्लेसेस। जब डार्क लाइन आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो रेडिएशन किसने एब्जॉर्ब कर ली, उस केमिकल ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है ना। द स्पेक्ट्रम सो ऑब्टेन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। डार्क लाइन और बैंड्स जो निकल कर आती है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल, उस एब्जॉर्बिंग मटेरियल पर डिपेंड करती है। हर एक मटेरियल अलग अलग तरह का होता है, उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है, इसलिए एब्जॉर्ब जो करती है रेडिएशन कोई केमिकल, वो अलग अलग स्ट्रेंथ में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। दूसरा स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, एमिशन स्पेक्ट्रा कैसे निकल कर आता है स्टूडेंट्स, कोई किसी ने एब्जॉर्ब करा है किसी केमिकल ने, फिर ग्राउंड लेवल पर जैसे निकल कर आया, तो ग्राउंड लेवल पर जैसे आता है वो रेडिएशन को अपने अंदर से बाहर निकालता है। जैसे कि वाटर को आपने गर्म करा, वाटर को गर्म करने के बाद में फिर वो जब ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद में क्या करता है, वो अपने अंदर से हीट बाहर निकालता है, तो वो क्या होता है, एमिशन, यानी कि रेडिएशन को एमिट करा उसने। तो इसके बेस पर अगर स्टडी करते हैं कि कितनी रेडिएशन उसने बाहर कर निकाली है, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब, उस रेडिएशन को हम स्टडी करते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रा निकल कर आता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल और एटम और इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन या एटम ने कितनी रेडिएशन को एमिट करा, बाहर निकाला, जब वो ग्राउंड लेवल पर आता है। व्हेन इट एब्जॉर्ब रेडिएशन, जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जब वो ठंडा होता है तो वो रेडिएशन कितनी बाहर निकाल रहा है,
एंड गेट्स बैक टू इट्स इनिशियल एनर्जी लेवल, वो ग्राउंड लेवल एनर्जी लेवल पर आ जाता है, एमिट्स रेडिएशन, कुछ एनर्जी को बाहर करता है रेडिएशन की फॉर्म में, दैट एमिटेड रेडिएशन इज अंडर ऑब्जर्व टू गेट दी एमिशन स्पेक्ट्रा, और फिर एमिशन स्पेक्ट्रा निकलकर आ जाता है। तो ठीक है ना, तो ये एक तो एब्जॉर्प्शन के बेस पर हो गया और एक एमिशन रेडिएशन के बेस पर स्पेक्ट्रा हो गया। तो दो तरह के स्पेक्ट्रा आप अंडर ऑब्जर्वेशन या स्टडी करते हैं। अब आगे के लेक्चर में, क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपको स्टडी करने में परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक को, क्योंकि हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाना जरूर पड़ता है और आपको अलग से भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी इस यूनिट को समझने के लिए। जहां तक आपको समझ में आया होगा, नो डाउट बहुत सारी चीजों में डाउट्स आपको आना जरूरी, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें समझ में क्लियर आ जाए ये भी जरूरी नहीं होता। ठीक है ना, तो कितना आपको समझ में आया आपको, और कौन सी चीजों में आपको प्रॉब्लम आई है, तो वो आप कमेंट्स करके जरूर हमसे मालूम कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक को आप ध्यान से समझे, सीखे इसको, और ये आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स। आज के टाइम में तो इसकी वैल्यू है ही, लेकिन आने वाले दिनों में और ज़्यादा इसकी वैल्यू या इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही क्विक टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, जिसके ज़रिए हम आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, ज़्यादातर केमिकल का एनालिसिस इसी मेथड से हम करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेस लेक्चर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा